फिर एक क्वेश्चन सर ये उठता है कि व्यापारी इसको लेते क्यों नहीं? ESIC एक्ट 1948 जो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, तो अगर किसी का मैन पावर 10 से कम है या जो आपने मैन पावर बताई है पीएफ के लिए उससे कम है, तो क्या वो इसको नहीं ले सकते? जहाँ लीगल ऑब्लिगेशन है व्यापारी का या किसी फैक्ट्री में जहाँ ते लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई नहीं लेता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कभी भविष्य में उसके यहाँ किसी भी प्रकार का कुछ दुर्घटना होती है, कुछ होती है। तो दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं, उनका नाम है दत्तराज जोशी। वो एक लेबर लॉ एक्सपर्ट हैं। पिछले 25 साल से लेबर लॉ कंप्लाइंस के अंदर काम कर रहे हैं। बाय एजुकेशन बीकॉम किया है उन्होंने, सीए इंटरमीडिएट किया है और उसके बाद एलएलबी ऑनर्स की भी डिग्री उनके पास है और 25 साल से वो लोगों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट के अंदर हमने किस टॉपिक्स पे बात की है? हमने सबसे पहले बात की है ESIC और PF क्या होता है। हमने फिर दूसरी बात की है कि एक एम्प्लॉयर के लिए क्यों ज़रूरी है और एक एम्प्लॉय के लिए क्यों ज़रूरी है, और अगर आपने इसका कंप्लाइंस समय पे नहीं किया तो आपका बिजनेस या आपकी दुकान बंद हो सकती है। यस, यू हर्ड इट राइट, आपकी दुकान बंद हो सकती है। तो ये पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा और उन लोगों को शेयर करें जो ESIC या PF के दायरे में आते हैं, और उन एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करें जो ESIC या PF में अभी रजिस्टर्ड नहीं है बट होना चाहते हैं, एम्प्लॉय के तौर पे या एम्प्लॉयर के तौर पे। और मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप में से मात्र 2% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है कम सब्सक्राइबर के साथ बड़े गेस्ट को इनवाइट करना, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा बड़े गेस्ट को शो के ऊपर लाना। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि हम अगली बार आपके साथ बेहतर और बढ़िया नॉलेज वाले गेस्ट के साथ बैठ सकें। तो दत्तराज सर, आपका स्वागत है शेखर फाइनेंस वाला शो के अंदर। सर के बारे में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले अपने व्यूअर्स को बता दूं। सर ESIC और PF के अंदर कंप्लाइंस की कंसल्टिंग कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि इंडिया के जो बिजनेसेस हैं उनके लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए और किसी भी एम्प्लॉय के लिए ये दोनों चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं और किस तरह के बेनिफिट्स हैं। तो आगे शुरू करने से पहले सर जानना चाहूँगा, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ सर। एकदम अच्छे हैं, थैंक्स। तो रिलैक्स हैं अभी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। क्योंकि आपका पहला पॉडकास्ट है ये, तो आप थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हैं? नो। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं सर। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ ESIC एंड PF? क्या चीज़ है ये? सर ESIC एंड PF एक्ट, बोथ एक्ट, ये दोनों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लागू हुए थे। ESIC एक्ट 1948 जो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ये इरेक्ट एक्ट हुआ था। उसको हम कहें टू प्रोवाइड मेडिकल शेल्टर टू द एम्प्लॉयज़। ये इरेक्ट हुआ था 1948 में। ठीक है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में लागू हुआ था। ESIC में प्रत्येक वो संस्था, फैक्ट्री, इस्टेब्लिशमेंट जिनमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं उनके ऊपर अप्लीकेबल है। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट वो सभी संस्थाएं, फैक्ट्री, इस्टेब्लिशमेंट, NGOs जहां 20 या 20 के ऊपर एम्प्लॉय कार्यरत हैं किसी भी दिन, उस दिन ये एक्ट उस संस्था पे लागू हो जाता है। दिस इज द बेसिक ऑफ द बोथ एक्ट। ओके, तो अगर किसी का मैन पावर 10 से कम है या जो आपने मैन पावर बताई है PF के लिए उससे कम है, तो क्या वो इसको नहीं ले सकता? नहीं, जहाँ भी मैन पावर 10 से कम है या 20 से कम है, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में वो संस्था जहाँ 20 से कम व्यक्ति काम करते हैं वो भी स्वैच्छिक वॉलेंट्री कवरेज ले सकता है अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट। ओके। उसके लिए 20 होना जरूरी नहीं है, जो भी फॉर्मेलिटी उसमें होती है वो करके 20 से कम व्यक्ति काम करते हैं तो भी वो उसमें वॉलेंट्री कवरेज ले सकता है। इसी प्रकार ESIC में भी प्रावधान है। तो फिर एक क्वेश्चन सर ये उठता है कि व्यापारी इसको लेते क्यों नहीं है? लेते क्यों नहीं है? सर, जहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है वहाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ लीगल ऑब्लिगेशन है व्यापारी का या किसी फैक्ट्री में जहाँ ते लोग काम कर रहे हैं, उनका न लेने का सिर्फ एक कारण है, या तो एग्जैक्ट एक्ट की जानकारी नहीं होना, उसमें जो लाभ प्राप्त हैं कर्मचारियों को, जो असीमित आर्थिक
चिकित्सीय लाभ प्राप्त हैं उसकी जानकारी नहीं होना, ये मेरे हिसाब से मुख्य कारण है। ओके। लेकिन अगर उनको जानकारी है तो पीएफ एंड ईएसआईसी एक्ट ये दोनों वर्तमान में भारत सरकार के सबसे अच्छे एक्ट हैं जो किसी भी एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। ओके। बेसिकली सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते ही ये एक्ट लाए गए थे। करेक्ट। तो जो जानकारी नहीं होना, या फिर एक वो होता था कि अब ये अगर कवर कर लेंगे तो न्यूसेंस बढ़ेगा, गवर्नमेंट अफसरों का न्यूसेंस बढ़ेगा, ये होगा, जो डर था कि इंस्पेक्टर आज बढ़ेगा, इंस्पेक्टर आएंगे, पैसा देना पड़ेगा, लाइक दैट। लेकिन 2014 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और डिपार्टमेंट की जो इंस्पेक्शन पॉलिसीज़ हैं उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो उस तरह से अब इंस्पेक्टर आज ख़त्म हो गया है, किसी तरह का डिपार्टमेंट द्वारा हैरासमेंट लाइक दैट नहीं होता। ओके। अगर कोई नहीं लेता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं सर। जैसे कि एक हम बात करते हैं सिंपल, मेरे यहाँ किसी एम्प्लॉय संस्था में 10 लोग काम कर रहे हैं, 12 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, वो नहीं लेता हो। कभी भविष्य में उसके यहाँ किसी भी प्रकार का कुछ दुर्घटना होती है, कुछ होती है, कोई कंप्लेंट होती है, तो उस दिन सारी पुराना ड्यूज़ जहाँ से उसकी एप्लीकेबल है उस दिनांक तक सारे ड्यूज़ उसको देना होंगे, मैं ब्याज और जुर्माने के। क्या बात कर रहे हैं? यस। अगर मान के चले किसी के यहाँ 20-25 लोग 40 लोग काम कर रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया, काफ़ी साल तक चलता रहा, लेकिन किसी दिन भी उसकी कोई कंप्लेंट हुई, कोई ऐसा कुछ दुर्घटना होती है फैक्ट्री में, संस्था में, तो कुछ होता है तो चल सब केस ओपन होगा। और उस दिन, जिस दिन से उसके यहाँ ये अप्लीकेबल होना था, उस दिन से डेट, उस दिन तक जिस दिन सरकारी मशीनरी उसके यहाँ पहुँचती है, सारा पैसा दोनों का पार्ट विथ इंटरेस्ट विथ डैमेजेस उसको भरना पड़ेगा। ओके। बाप रे बाप, बहुत बड़ा अमाउंट होगा वो। बहुत बड़ा अमाउंट होगा, बियॉन्ड योर आवर इमेजिनेशंस। और इसमें कहीं भी उसको छूट मिलने की संभावना नहीं होती। ओके। आपने एक टर्म यूज़ किया था सोशल सिक्योरिटी सर। यस। तो ये सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, थोड़ा यूजर्स के लिए? सोशल सिक्योरिटी, कोई भी एक कर्मचारी जिसका वेतन ईएसआईसी में 21,000 पर मंथ हर महीने से कम है, उसके लिए ईएसआईसी में चिकित्सकीय हित लाभ दिए गए हैं। चिकित्सकीय हित लाभ में अनेक प्रकार के लाभ उपलब्ध हैं, स्वयं एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के परिवार के लिए ये उपलब्ध लाभ है। वो लाभ असीमित लाभ उसके लिए उपलब्ध हैं अंडर ईएसआईसी एक्ट। ये नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस से डिफरेंट है क्या? इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। किस तरह से? क्या होता है, एक सिंपल हम इंश्योरेंस हो लेते हैं तो अपनी टर्मिनोलॉजी है मेडिक्लेम की। मेडिक्लेम में एक लिमिट होती है कि आपने कितने रुपए का मेडिक्लेम अवेल किया है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। ईएसआईसी में अब मेडिक्लेम में प्रैक्टिकली क्या होगा, जहाँ हमारा मेडिक्लेम जहाँ तक है वहाँ तक कंपनी उसको रिम्बर्स करेगी, लेकिन ईएसआई में वो नहीं है। ईएसआई में कोई लिमिट नहीं है किसी भी एक्ट में। उसका अगर इलाज होता है उसमें 10 लाख, 20 लाख, जो भी उसका इलाज होता है, उसके लिए कहीं रुपए की बाध्यता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? यस यस। इन्फानाइट में ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ अपना, सब्जेक्ट टू कि वो ईएसआईसी हॉस्पिटल हो। हाँ। और ईएसआई हॉस्पिटल नहीं करता है तो ईएसआईसी से संबद्ध अस्पताल में ईएसआई को रिफर करता है। हाँ। तो जहाँ भी संबद्ध अस्पताल में रिफर करता है, हाँ। उस अस्पताल में अनलिमिटेड हाँ। तक कोई लिमिट नहीं है उसकी, उसका इलाज होगा। उसमें सभी प्रकार की उसकी जांच, ऑपरेशंस, मेडिसिन्स, सारा उसमें आएगा। इसका उसका कोई लिमिट नहीं है। मेडिक्लेम में लिमिट है, जैसे आपने पूछा, मेडिक्लेम में जहाँ लिमिट तक खत्म हो गया वहाँ खत्म है, लेकिन इसमें वो लिमिट नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? करेक्ट। मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी क्रिटिकल बीमारी हो, आप उसका ट्रीटमेंट जब तक चाहें तब तक उसमें करा सकते हैं। इंश्योर्ड आपका एम्प्लॉयमेंट है तो, अगर आप काम में है तो। ओके। एक क्वेश्चन और है कि ईएसआईसी की बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? एक एम्प्लॉयर के लिए तो आपने बता दिया, एम्प्लॉय के लिए क्या है? एम्प्लॉय के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई भी कर्मचारी, उसकी मासिक आय 21,000 रुपये ग्रॉस सकल मासिक आय वेतन 21,000 से कम है तो वो ईएसआईसी के क्राइटेरिया में आता है। ओके।
अगर उसकी 21,000 से ऊपर सैलरी है तो वो ESI की क्राइटेरिया में नहीं आता। ओके, और पीएफ में क्या है ये? पीएफ में लिमिट 15,000 रुपये। ओके, अगर प्रोविडेंट फंड में किसी की वेतन बेसिक वेतन 15,000 से कम है तो उस पर पीएफ उसका कटेगा। ओके, लेकिन जिस दिन उसकी सैलरी 15,000 हो गई बेसिक सैलरी, उस दिन 15,000 पे उसका काटना स्ट्रिक्ट हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर चाहे कि उसके पूरे वेतन पे पीएफ देना है तो वो दे सकता है। ओके, लेकिन एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी टू पे मैक्सिमम अप टू 15,000 सैलरी पर मंथ, ओके, ये। ओके। एक चीज़ और, इनके सर जो बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयर को क्या क्या है ESIC और पीएफ लेने के? लेने के लिए या लेने के बाद? लेने के बाद। लेने के बाद बेसिक बेनिफिट सर उसमें है शेखर जी, अगर वो क्राइटेरिया में आते हैं, उनके पास अगर 10 एम्प्लॉयज़ के ऊपर हैं तो वो ESI में आते हैं, 20 या 20 के ऊपर है तो पीएफ में आते हैं। ये अगर वो उसके पास है और वो लेते हैं तो पहला बेनिफिट तो यही है कि वो लीगली कंप्लाइंस कर रहे हैं। ठीक है। जो आने भविष्य में किसी भी प्रकार की पेनल्टी डैमेजेस से बचने की पूरी संभावना है 100% अगर कवर करते हैं तो। दूसरा बेनिफिट ये है कि उसके जो कर्मचारी इसमें कवर हैं वो फुल ऑफ जॉय के साथ काम करेंगे। जो उसके साथ काम कर रहा है उसको ये सिक्योरिटी होगी कि मैं मेडिकली सेफ हूँ, आर्थिक दृष्टि से मेरा पीएफ जमा हो रहा है, तो उसकी गुणवत्ता कार्य करने की क्षमता टुवर्ड्स द वर्क ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। ओके, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ती है। ओके, और उसकी किसी भी कर्मचारी की इस सामाजिक सुरक्षा की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो बेनिफिट है ही एम्प्लॉयर को। तो ये जो ESIC में कवर मिलता है वो केवल एम्प्लॉय को मिलता है या उसकी फैमिली को भी मिलता है? उसकी पूरी जो अंडर ESIC एक्ट जो फैमिली आती है वो खुद कर्मचारी, उनका जीवन साथी, उनके आश्रित माता पिता और उनके बच्चे जिनकी उम्र 25 साल से कम हो, ये सभी लोग ESIC में फैमिली में आते हैं। ओके, तो ये सभी लोग जो भी बेनिफिट मिलना है ESIC में वो उसके पात्र हैं। ओके। एक चीज़ और जो आप बता रहे थे कि बिजनेसमैन को और क्या बेनिफिट हो सकते हैं? टैक्स बेनिफिट है। ओके, जो एम्प्लॉयर साइड का जो पेमेंट देंगे एम्प्लॉयर पीएफ में, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ESI कंट्रीब्यूशन, दैट विल बी क्लेम्ड टुवर्ड्स इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्लेम करेंगे तो आपका इनकम टैक्स जो आपका पे वो देना है वो कम हो जाएगा। ओके, जो नॉर्मल खर्चों की छूट मिलती है उसी प्रकार नियोक्ता को इन दोनों कंट्रीब्यूशन की जो नियोक्ता का पार्ट है उसकी छूट मिलेगी। और इसके अलावा क्या बेनिफिट है एम्प्लॉयर को? सबसे बड़ा बेनिफिट सर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपके यहाँ काम करने वाला कर्मचारी हर तरह से सिक्योर है और वो अपने आप को सिक्योर फील करता है तो आपको वो जो एफर्ट करेगा वो अल्टीमेट मैनेजमेंट को बेनिफिट है, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सेकंड थिंग, जो एम्प्लॉय रिटेंशन है वो बढ़ जाता है। एम्प्लॉय रिटेंशन मीन्स अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है उसको बेनिफिट अवेलेबल है, अगर सोचता है कि सब यहाँ 2 पैसे कम मिल रहे हैं मैं दूसरी जगह जाऊँ वहाँ 2 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, पर अगर आपके यहाँ ये बेनिफिट अवेलेबल हैं तो सोचेगा सब यहाँ तो अवेलेबल है तो मुझे सब कवर हो, मेरे पिताजी ने इलाज करवाया, मेरे माता जी ने इलाज करवाया, पर दूसरी क्या जा रहा हूँ वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है तो उसके यहाँ 2 पैसे बढ़ के भी मिल रहे हैं तो मेरा कोई सिक्योर, मेरे कोई भविष्य नहीं है वहाँ पे। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं आपकी जहां एम्प्लॉय ने केवल इन फैसिलिटीज़ की वजह से जॉब नहीं छोड़ी हो या जॉब नहीं स्विच करी हो? इंडिविजुअल बताना तो संभव नहीं है सर, लेकिन ESIC के जो बेनिफिट मैंने होते हुए देखे लोगों को वो अपार है। जैसे कुछ इंसिडेंट मुझे बताएं। बड़ा इंसिडेंस है, जैसे मैंने कहा था आपको कि ESIC कोई भी कर्मचारी या उसका परिवार ESIC में इलाज करवा सकता है जो ESIC की हॉस्पिटल है वहीं, या ESIC के हॉस्पिटल से उसको रेफ़र किया जाए संबद्ध अस्पतालों में तो वहाँ इलाज हो सकता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है और ये कानून कहता है, ESI एक्ट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कोविड ये जो संबद्धता वाला मैटर है ये हटा दिया गया था। उसमें ये सर्कुलर इशू हुआ था उस टाइम ड्यूरिंग द कोविड पीरियड कि आप जहाँ भी हैं अगर आपको कोविड है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना ज़रूरी है तो एम्प्लॉई नियरेस्ट हॉस्पिटल में या जो उसको ठीक लगता है वहाँ भर्ती हो सकता है। उसका रिम्बर्समेंट ये सही रेट से बाद में किया जाएगा। ओके, जो नॉर्मल वे में अप्लीकेबल नहीं होता ये। ओके, ये सिर्फ अप्लीकेबल है इमरजेंसी में।
ये किसी का अगर किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो गया तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल ही जाएगा, करेक्ट, ये से तो भागेगा नहीं। करेक्ट, तो नॉर्मल में ये होता है। तो वहाँ पे भी अगर वो इमरजेंसी में एक्सीडेंट में जाता है किसी भी हॉस्पिटल में, तो उसका भी रिम्बर्समेंट, उसको ये सही गवर्नमेंट रेट से, उनका रेट होता है मेडिकल का रेट, उसका से रिम्बर्समेंट होता है। सो आप कहना ये चाह रहे हैं कोविड में सो मेनी पर्सनस वर बेनिफिटेड, बहुत लोगों को लाभ मिला इसका, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जब भर्ती हुए हैं और उसका रिम्बर्समेंट ESIC ने किया है, उनको पैसा वापस मिल मिला गया। है। और मेरे पास एक इंसिडेंस और है, एक एम्प्लॉई है स्कूल का हमारे, उनको सफरिंग फ्रॉम ब्रेन कैंसर, और वो ब्रेन कैंसर से पीड़ित थे 3 साल पहले। उनका ESI को हॉस्पिटल में इन्होंने इंदौर में बताया, वहाँ से ESI ने उनको रेफ़र किया था टाटा मेमोरियल बॉम्बे में। उनका 3.5 साल इलाज चला सर, और आज वो कैंसर मुक्त है। वाह, और उनको जो पैसा खर्च हुआ वो इंदौर से बॉम्बे जाने का और वापस आने का ही खर्चा हुआ है। मेडिकली का जो उनका मेडिकल बिल था जो 25-26 लाख रुपए, वो उन्होंने 1 रुपया नहीं लगा। और क्या अब बात वो कर रहे हैं? हाँ, और कैंसर से फ्री होके वो अपना आनंदमयी जीवन जी रहे हैं, और उसी संस्था में आज काम भी कर रहे हैं आज तक। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस आदमी को फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं रहा उस बिल्कुल समय नहीं रहा। कि ये पैसा आएगा कहाँ से। बिल्कुल नहीं रहा। और नॉर्मल हेल्थ नहीं, इंश्योरेंस पैसा होता तो था। देना नहीं था उसको सर, हाँ, क्योंकि ESI ने रेफर किया था उनको। बट दिस इज़ अ बिग थिंग सर, Yes, बिकॉज क्या है कि आपको अगर ये पता हो कि मुझे वहाँ जाके ट्रीटमेंट में जो भी पैसा लगेगा 25 का 50 भी लगेगा तो मुझे नहीं पे मुझे करना। कुछ नहीं करना है, मेडिसिन नहीं, टेस्ट नहीं, इलाज नहीं, डॉक्टर फीस नहीं, नथिंग। तो इट्स अ मेजर बेनिफिट, नॉट ओनली फॉर द मी, फॉर माई इंटायर फैमिली। करेक्ट, 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 करेक्ट। इसमें एक चीज़ और बताना सर, बीइंग अ बिजनेस पर्सन, एक बिजनेसमैन को, बिजनेस ओनर को भी कवर मिलता है क्या? उसका वो देखना होता है सर पहले कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बिजनेस का, Okay. प्रोप्राइटरी कंसर्न है, पार्टनरशिप फर्म है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर को टैक्स सेविंग के अलावा कोई लाभ नहीं है, Okay. खुद का लाभ इन्वॉल्व नहीं हो सकता वो। लेकिन कंपनी में डायरेक्टर्स इफ़ दे आर विड्रॉइंग द मंथली सैलरी, वो उसका लाभ ले सकते हैं अगर उनकी रिम्यूनरेशन 21,000 रुपये से कम है तो। बेसिक या ओवरऑल? नहीं, ESIC अंडर ESI ग्रॉस ग्रॉस सैलरी हाँ, 21,000 रुपये से कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, मतलब जो मंथली उनकी ग्रॉस सैलरी है। 21,000 से कम होनी चाहिए। ओके, 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 गुड। और एक चीज़ और सर, जिसमें मुझे मतलब ऐसा किसी ने बताया था कि बीच में एम्प्लॉय अगर किसी कारण काम नहीं कर पा रहा मेडिकली या किसी और वजह से, तो उस समय की सैलरी भी ESIC देता है। इज दैट ट्रू? यस, करेक्ट। इज बेनिफिट अवेलेबल टू द एम्प्लॉय। अगर वो मेडिकल ग्राउंड्स पे छुट्टी लेता है, पर वो जितनी पीरियड की छुट्टी लेता है वो डॉक्टर्स को सर्टिफाई करते हैं कि उसको उस रेस्ट की उतनी छुट्टी की ज़रूरत है कि नहीं। अगर ESI डॉक्टर ने उसको सर्टिफाई किया है तो उस इंटायर पीरियड की सैलरी उसको ESI द्वारा दी जाती है। ओके, तो ये जैसे कि मैटरनिटी लीव है या उस तरह की सभी में लागू होता है? सभी में लागू होता है। मैटरनिटी लीव तो 6 महीने का ESI देता है। अगर वहाँ 2 बातें मैटरनिटी लीव में, अगर किसी भी एम्प्लॉय की मैटरनिटी बेनिफिट इज अवेलेबल टू द एम्प्लॉय, ओके, नॉट टू द स्पाउस। अच्छा, भाई कोई मेल कर्मचारी काम कर रहा है हाँ हाँ, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है मैटरनिटी बेनिफिट। इट इज अवेलेबल टू फीमेल एम्प्लॉय। होना चाहिए वैसे सर कायदे से, वो भी पेरेंट्स बन रहा है, वो भी पापा बन रहा है, और आजकल तो सब बराबरी से करते हैं फैमिली में कपल्स। लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। फीमेल एम्प्लॉय को मैटरनिटी बेनिफिट अवेलेबल है। नहीं, आप बोलिए सर ESIC वालों को ये भी कवर करें। आजकल पापा भी डायपर चेंज करते हैं वैसे। रात को जगता है पापा भी। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है करना। नहीं, आप रिकमेंड करिएगा सर। मेरा रिकमेंड होता तो मैं कहता पूरे इंडिया को कर दो, सब सभी कर्मचारियों को कर दो। करेक्ट, मेरे रिकमेंडेशन से कुछ होना नहीं है। नहीं, फिर भी मतलब एक इसके लिए एक सोशल अवेयरनेस होना चाहिए। सोशल अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि सब जगह इक्वालिटी की बात चल रही है, तो मेरा ऐसा मानना है होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में है आई थिंक ये स्कीम है वहाँ पर। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में अगर मेल एम्प्लॉई है हाँ। तो उसको बेनिफिट है उसका। मैटरनिटी लीव वहाँ मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट का मुझे आइडिया है कि मेरे फ्रेंड ने इसका अवेल किया था। गुड। और क्या क्या बेनिफिट है सर एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को? एम्प्लॉय को तो बेनिफिट काफ़ी सारे हैं सर। अपन एम्प्लॉयज पे बात करते हैं पहले तो, क्योंकि क्या है, एम्प्लॉय को भी कोई मालूम नहीं। ESIC में हाँ,
एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट, बड़ा बेनिफिट है कि वो जब घर से चलता है कार पे आने के लिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द उसका टेनर जो काम होता है वो घर जाने तक वो ESIC के ऑरा से कवर होता है। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे साइकिल में अगर कोई उसके साथ मिस हैपनिंग होता है, डेथ होती है, एक्सीडेंट होता है, डिसेबिलिटी होती है, तो उसको या उसके परिवार को ESI से लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। क्या बात कर रहे हैं? यस ESIC पेंशन भी देता है? यस यस। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेथ होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो उसके तो अगर एम्प्लॉय को डिसेबिलिटी होती है, उसका जो डिसेबल हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया, डिसेबल हो गया, और डिसेबिलिटी परसेंटेज विल बी डिटरमाइंड बाय द ESIC डॉक्टर्स पैनल। उन्होंने कहा कि साहब इसका 50% डिसेबल है ये, तो 50 जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है, जो उसकी कैलकुलेशन है सारे, उससे उसकी 50% की पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन उसको होल लाइफ मिलेगी ESIC से। वाह। लेकिन अगर उसकी डेथ होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम होम टू वर्क प्लेस बैक टू होम, घर पहुंचने तक उसकी डेथ भी होती है, तो ये माना जाता है कि डेथ इन वर्क प्लेस। तो उस कंडीशन में डेथ होती है तो उसका एम्प्लॉय को ESIC से भी पेंशन मिलेगी, उनके नॉमिनी को वो PF से भी मिलेगी। PF से भी पेंशन मिलेगी? यस यस। डबल पेंशन? डबल पेंशन इन केस ऑफ डेथ। बाप रे। इन केस ऑफ डेथ बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत अच्छा बेनिफिट है ये। खासकर जो बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल, बहुत, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर तो इसकी रिस्क भी रहते हैं जो जब dangerous फैटल हैं। एक्सीडेंट होने की काफ़ी संभावना होती है, हम्म। और वो आदमी जब मोटरसाइकिल से घर जा पहुंचता है वहाँ तक कवर है वो। करेक्ट। पर अगर वो छुट्टी लेके कहीं गया है हाँ और वहाँ एक्सीडेंट से डेथ हुई है, हाँ। तो ESIC में उसका बेनिफिट नहीं है। अच्छा। भाई छुट्टी ले, बेनिफिट कब है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। वो 4 दिन की छुट्टी लेके एम्प्लॉयर से गया पिकनिक बनाने और वहाँ कुछ होता है, तो फिर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर यहाँ ये भी उठता है कि एम्प्लॉय, मतलब भारत में ज़्यादातर लोग इस फैसिलिटी को लेते नहीं है, है ना? क्योंकि मैं बिजनेसेस की फंडिंग करता हूँ तो मैं बहुत कम लोगों की बैलेंस शीट में PF और ESIC देखता हूँ। तो एक बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो शायद कॉस्ट है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। तो इसका एक एम्प्लॉयर को क्या कॉस्ट आता है या एक कंपनी को क्या कॉस्ट आता है? बेसिकली सर जो PF में कंट्रीब्यूशन होता है 12% फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑन इज बेसिक एंड DA एंड 13% फ्रॉम द मैनेजमेंट। ओके। तो जो 13% है PF का मैनेजमेंट का कॉस्ट है, वो 13% ऑफ द बेसिक एंड DA। सिमिलरली ESIC में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 0.75 ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एंड 3.25% फ्रॉम द मैनेजमेंट। ओके। तो ये टोटल टुगेदर हम बात करें तो PF में 13% है और ESI में 3.25 है। अर्लियर इट वॉज वेरी हाई इन ESIC, कभी कम हो गया। तो ये जो कॉस्ट है ये तो आएगी, और ये कॉस्ट विल बी, दिस अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट। और उसकी उनको छूट मिलेगी इनकम टैक्स में। Correct. ये फाइनेंशियली तो ही ये कॉस्ट है एम्प्लॉयर की, लेकिन इस कॉस्ट के बदले उसको जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उनकी, जो उसके एम्प्लॉय की कार्य क्षमता बढ़ रही है, जो उसकी सोसाइटी में ख्याति होती है, आप अगर बेनिफिट दे रहे हैं तो नेचुरली ख्याति आपकी होगी। ख्याति कौन फैलाएगा? आपकी आपका वही एम्प्लॉय का कि साहब मेरी बेनिफिट मुझे ये मिल रहा है, ये PF मिल रहा है, ये ESI का मिल रहा है, मेरे पिताजी का बाईपास हुआ तो मुझे एक पैसा नहीं लगा। तो इन दैट वे द कंपनी कैन रिटेन दैट प्रॉपर दैट एम्प्लॉय, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी एंड ऑल। करेक्ट। और जो सेटिस्फेक्शन है उसको काम करके, जो अपने आप को वो सिक्योर फील करता है, तो वो उसके तो कोई पैरामीटर नहीं है उस कॉस्ट का। तो देखिए इसमें जो आपकी बात बोलूँ, इसमें क्या लॉयल्टी एक बड़ा फैक्टर है, जो Loyalty। शब्द लॉयल्टी बढ़ती है एम्प्लॉय की, नो डाउट। श्योर, बिल्कुल, ये बात तो आपने सही बोली। और लीगल कंप्लायंस होता है सर। अगर मान के चले आपके 50 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, और अगर ये सोशल सिक्योरिटी का शेल्टर हम उनको नहीं दे रहे हैं, तो हम तो खुद गिल्टी में हैं, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, कि जो कानून लागू नहीं कर रहा है हमारे यहाँ, अपने यहाँ कानून लागू नहीं कर रहा, वो एक कर्मचारी का तो नुकसान कर ही रहा है, वो अपना खुद का भी नुकसान कर रहा है। जिस दिन पकड़े गए उस दिन बड़ी समस्या हो जाएगी। उसमें तो ये होगा सर, वो अपने ऊपर एक अनसीन लायबिलिटी खड़ी करता जा रहा है, अनसीन लायबिलिटी, जो उसको खुद को भी नहीं मालूम होती कि कितनी बड़ी लायबिलिटी होगी। और मैंने तो काफ़ी फैक्ट्रियों को इस लायबिलिटी की वजह से बंद होते हुए देखा है।
क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, वहाँ पे काम कर रहे हैं आदमी, 100 लोग काम कर रहे हैं, 200 लोग काम कर रहे हैं, कंप्लेंट हुई, किसी ने शिकायत की होगी कि साहब एप्लीकेबल होना चाहिए। फिर जब शिकायत होती तो नेचुरली गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ विजिट करेंगी, उनके खाता भी चेक होती है। पर जिस दिन से वो आना कवर होना थे उस दिन से टिल डेट उसकी लायबिलिटी डिटरमाइन होगी विथ इंटरेस्ट एंड डैमेजेस। और उस वजह से बंद होते हुए देखी है सर हमने फैक्ट्रियाँ, सस्ता बंद हो गई क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट था वो, दे वर अनेबल टू पे। क्योंकि कोई भी बिजनेस करता है तो उसकी दूसरी लायबिलिटी भी होती है, बैंक लोन्स होते हैं, फाइनेंस होता है, सो नहीं। ये पैसे अनसीन है, कहाँ से देंगे? और ये चुकाने के लिए कोई बैंक भी लोन नहीं देगा उसको, करेक्ट? कोई लोन देगा सर इसके लिए? खुद डिफॉल्ट हो तुम, कौन लोन देगा? कोई नहीं देगा, आप तो लॉस ही खेल रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इट इज़ वेरी, और ये फैक्ट्री बंद होते हुए देखी है मैंने। मुझे कुछ आप सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं जहां ईएसआईसी का एम्प्लॉयज़ को बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला हो और पीएफ का मिला हो? मैंने बताया सर आपको एक ही टाटा मेमोरियल इंसिडेंट्स। और पीएफ से रिलेटेड? पीएफ से रिलेटेड तो बहुत इंसिडेंट्स है, रोज़मर्रा के जीवन में आप देखेंगे काफ़ी मिलेंगे आपको इंसिडेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आएगा जो जुड़ा ही हुआ है पीएफ से, कि पीएफ में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है या बाहर ओपन मार्केट में? यू नो सर, या जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। ओके, इट्स अ सेविंग। इट इज सोशल सिक्योरिटी ओके फॉर द एम्प्लॉइज। ओके, सेविंग तो है पार्ट उसका, हाँ, लेकिन सेविंग के साथ साथ जो उसको लाइफ कवर है, मेडिकल कवर है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, इनबिल्ट है ये सेविंग सब। तो ही पहले सोशल सिक्योरिटी है, और जब सोशल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होती है तो बचत तो ऑटोमेटिक आ जाती है उसमें। बट इट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप ये कहें एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो ये पैसा दे के इन्वेस्ट कर रहा है फॉर देयर एम्प्लॉयज़, कि वो एम्प्लॉय भागेगा नहीं, उसका फैत रहेगा, वो ईमानदारी से काम करेगा, फुल अटेंशन से काम करेगा, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है सर इसमें, कई एम्प्लॉयज़ इसका मिसयूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉयर्स के खिलाफ, उस स्थिति में क्या किया जाए? किस टाइप का आप चाह बताना, जैसे कि कई बार क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो ठीक है, बट उसने बाहर किसी डॉक्टर से बात करके अपने आप को सिक बता दिया और वो काम पे नहीं आ रहा है। इस तरह की सिचुएशंस। सर बाहर के डॉक्टर तो ऑथराइज ही नहीं है इसके लिए। ओके, अगर वो बाहर के डॉक्टर से करवाता है, अगर वो ईएसआई में कवर है, तो उसको बाहर के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ही शुड अप्रोच टू ईएसआईसी फर्स्ट। ओके, और ईएसआईसी के डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, वो उसको एग्जामिन करते हैं कि ये वास्तव में बीमार है या नहीं है। अगर वास्तव में बीमार है तो उसको कितने दिन की बेड रेस्ट की ज़रूरत है, और वो लिख के सर्टिफाई करेंगे कि यस एक्स वाई जेड इज वो रेस्ट की ज़रूरत है, 1 वीक 2 वीक 3 वीक, तो वही करेगा, तो वो उसको बेनिफिट, उसको तनख्वाह उसको फिर एम्प्लॉयर नहीं देगा उस पीरियड की, दैट मनी विल बी पेड बाय द ईएसआईसी। तो ईएसआईसी डायरेक्ट उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करता है उसके खाते में। वेरी गुड। नो एम्प्लॉयर इज इंगेज इन दिस। ओके, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और है, जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी मान लें 21,000 रुपये थी, तब तक वो ईएसआईसी में था, अब उसकी सैलरी 25 हो गई है, अब वो उसके कवर से बाहर हो गया। बाहर हो गया, अब वो चाहे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर तो 21,000 रुपये तक उसको कंट्रीब्यूशन पे दे सकता है, तब भी कवर में रहेगा वो चाहे तो कंट्रीब्यूशन देता है तो 21,000 पे। मतलब उससे ज़्यादा सैलरी होने पर भी ईएसआईसी का कवर मिल सकता है। वो सब्जेक्टिव है, आपकी विलिंगनेस है, मैनेजमेंट की विलिंगनेस है। डिपार्टमेंट मना नहीं करता। विलिंग नहीं, वो कहता है 21,000 पे दे, हाँ 21,000 दे, उसके आगे देता है आगे। तो ऐसा कोई इंसिडेंस मैंने तो नहीं देखा कि डिपार्टमेंट ने मना किया हो। ओके, 21,000 पे कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है और 21,000 पे उसको बेनिफिट मिलेंगे, 21,000 तक ही मिलेंगे। ओके, भले उसकी सैलरी ₹1,00,000 हो। और पीएफ में भी? पीएफ में तो जो कंट्रीब्यूशन जमा होता है उनका, उससे ज़्यादा सैलरी हो रही है तो 15,000 तक पीएफ जमा होगा। ये मैनेजमेंट की लीगल ऑब्लिगेशन है टू डिडक्ट सैलरी ऑन सैलरी ऑफ 15,000। लेकिन अगर मैनेजमेंट चाहता है कि नहीं सब मुझे 50,000 सैलरी पे देना है तो दे सकता है। ओके, ₹1,00,000 सैलरी पे दे सकता है। काफ़ी कंपनियां देखी है मैंने, सॉफ्टवेयर कंपनियां जो पूरे सैलरी पे पीएफ देती हैं, ओके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। ये भी चलता है? चल दे रहा है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और थी सर कि ये पीएफ और ईएसआईसी की वजह से एक व्यक्ति को बैंकिंग सेगमेंट में क्या फ़ायदा होता है? बैंकिंग सेगमेंट में सबसे बड़ा फ़ायदा है सर कि कोई भी एम्प्लॉय कभी कोई लोन लेने जाता है, लोन एक किसी भी व्यक्ति को जीवन में हमें कभी ना कभी तो लोन लेना पड़ता है,
मोटरसाइकिल के लिए, कार के लिए, हाउस के लिए, अपनी पर्सनल नीड के लिए। जब वो बैंक को अप्रोच करता है तो बैंक सबसे पहले उससे पूछता है आपका सैलरी सर्टिफिकेट। वो सैलरी सर्टिफिकेट जब देता है उस पर 2 टाइप की सर्टिफिकेट देता है एम्प्लॉयर। जब पीएफ कटता है तो वह दिखाएगा वो कि सब ये मेरा पीएफ कटता है। बैंकर विल सी कि हाँ पीएफ कट रहा है, यस, ईएसआई यस। और एक दूसरे केस में दोनों नहीं कट रहा, तो बैंकर के लिए जिसका डिडक्शन हो रहा है जहाँ पीएफ ईएसआई है, विच इज मोर प्रोडक्टिव कस्टमर है। करेक्ट, बैंकेबल है वो, बहुत बहुत मतलब राइट कैंडिडेट है। राइट कैंडिडेट है, भले उसकी लोन डिमांड कम हो, लेकिन राइट कैंडिडेट फॉर बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के लिए वो बहुत पीएफ ईएसआई कटना स्टेबिलिटी दिखाता है उसके मैनेजमेंट की। करेक्ट, स्टेबिलिटी भी दिखाता है, प्लस ये भी दिखाता है कि जो बिजनेस है वो स्ट्रक्चर्ड बिजनेस है, स्ट्रक्चर्ड है, कंसिस्टेंसी है, और दूसरी चीज ये मैनेज्ड है, प्रोफेशनली मैनेज्ड। करेक्ट। एक सर आपने मुझे चीज बताई थी EDLI स्कीम। EDLI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। मेरा कई सालों के अनुभव में मैं पूछता हूँ, किसी से, एम्प्लॉय से पूछता हूँ, एम्प्लॉयर से पूछता हूँ, किसी को नहीं मालूम है। ये अवेयरनेस की कमी है। ये EDLI स्कीम जो है ये प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंतर्गत आती है। इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ओके। ये वो स्कीम है, इस स्कीम में कर्मचारी का जीवन का एक बीमा टाइप का होता है। ओके। ये फैसिलिटी अवेलेबल है हर उस कर्मचारी को जिसका पीएफ कटता है। ओके। इसके लिए कंट्रीब्यूशन जो दिया जाता है वो दिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, उसकी सैलरी का 0.5%। ओके। अगर हम पीएफ की बात करें तो 12% इज बीइंग डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉय, whereas 13% is being contributed by the management. Out of 13%, 12% goes to PF of that employee concerned, and जो 1% एडिशनल एम्प्लॉयर को देना होता है आउट ऑफ 0.5% टुवर्ड्स डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, कर्मचारी निक्षेप बीमा योजना हिंदी में कहेंगे उसको। वो कब मिलता है? जब किसी भी एम्प्लॉय की ऑन रोल डेथ होती है। ये जो बेनिफिट है इनके डेथ केस में ही अवेलेबल है। किसी भी कर्मचारी की ऑन रोल रहते हुए डेथ होती है तो जितना उसका EPF एक्युमुलेशन है, प्रोविडेंट फंड एक्युमुलेशन है, उसके बराबर की राशि उसके नॉमिनी को दी जाती है। अच्छा। यस, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ आई थिंक 6 लाख 7 लाख समथिंग, 6,60,000 मैक्सिमम, इक्वल टू योर PF अमाउंट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 6,60,000 7 लाख। ये अ पार्ट ऑफ द PF एक्युमुलेशंस। ओके। ये बात किसी को नहीं मालूम। तो मान ले सर एक प्रकार का ये जीवन बीमा है, पर उसकी कंडीशन सिर्फ एक है कि कर्मचारी की ऑन रोल अगर डेथ हुई है तो ही ये पैसा दिया जाता है, पर ये इसका प्रीमियम सिर्फ मैनेजमेंट को दिया जाता है, एम्प्लॉय से इसका पैसा नहीं लिया जाता। ओके, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर इसकी कॉस्ट नहीं है? नहीं है, नो कॉस्ट, मैनेजमेंट पर कॉस्ट है। यस, 0.5% ऑफ इस PF सैलरी। इसमें सर एक क्वेश्चन और भी है कि एक बिजनेसमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो आपने बताया ये सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब वो टेंजिबल बेनिफिट्स नहीं है, इनटेंजिबल बेनिफिट्स हैं, आपको दिखेंगे नहीं बट हैं। करेक्ट है ना? आपको बैंक की तरफ से बेनिफिट मिलेंगे और बाकी जगह से बेनिफिट मिलेंगे। गुड। तो ओवरऑल देखा जाए, समरी इसकी मैं करूँ तो ये हर उस एम्प्लॉयर को या हर उस SME सेगमेंट के व्यक्ति को या हर उस व्यापारी को करवाना चाहिए जो चाहता है कि उसके यहाँ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय टिकें, प्लस वो खुद भी सेफ रहे और वो भी सेफ रहें। हर उस SME को, बिजनेसमैन को या नियोक्ता को जो 10-20 एम्प्लॉय हैं उनको तो कराना ही चाहिए कि ये लीगल ऑब्लिगेशन है। लीगल ऑब्लिगेशन की वजह यू कैन नॉट डिरेव, आप इसको छोड़ नहीं सकते, पहली बात। करेक्ट। तो वो तो कराना ही है, और कराने के बाद बेनिफिट, अगर नहीं कराने के तो बहुत बेनिफिट है, लेकिन अगर नहीं कराते, ऑब्लिगेशन होते हुए भी उसको कॉम्प्लाई नहीं करते, तो उसके बहुत ज़्यादा उसको मॉनेटरी इश्यूज क्रिएट होंगे भविष्य में। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ सर, इसमें लीगल प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? कई बार मान लो मैंने ESIC ले लिया, PF ले लिया, उसके बाद मुझे लीगल प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं लेने के बाद भी? लेने के बाद भी अगर आप हर महीने जो हमारी तारीख होती है उसकी पेमेंट की, उस ड्यू कोर्स में आप पेमेंट करते हैं, तो जब तक संस्था चलेगी, फैक्ट्री चलेगी, कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आप उसको प्रॉपर कंप्लायंस कर रहे हैं पर मंथ, डिपार्टमेंट के लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे? कोई परेशान नहीं करेगा,
कोई नोटिस नहीं आया? कोई नोटिस नहीं आएगा। आई हैव सीन, मैं काफ़ी संस्थाओं को जानता हूँ पिछले 20 सालों से जिनकी पीएफ और ईएसआई फाइल में 2 ही पेपर होते हैं, एक उनका पेड चालान और दूसरा उनका कंट्रीब्यूशन शीट और ईसीआर। उसके अलावा तीसरा डॉक्यूमेंट नहीं देखा मैंने पिछले 20 साल में, और 20 साल में उनका एक भी पेमेंट लेट नहीं है और 0% नॉन कंप्लायंस है। और मान लो किसी कारण से अगर ये डिले हो जाता है? डिले हो सकता है, कभी कभी क्या होता है पोर्टल नहीं चल रहा है, बैंकिंग साइड नहीं चल रही है, क्योंकि पेमेंट सारे करना होते हैं ऑनलाइन, बैंकिंग साइड नहीं चल रही है। 15 तारीख इनका पेमेंट का आखिरी तारीख होता है। 15 की बजाय अगर किसी वजह से मान के चलो जो पेमेंट करते हैं संस्था में जिनके पास ओटीपी अथॉरिटी है वो बाहर गए, छुट्टी पे है, उस कंडीशन में जब भी पेमेंट होगा जितने दिन का डिले होगा उस डिले पीरियड का ही उनको इंटरेस्ट और डैमेजेस देना होता है। ओके। पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन भरने की हर महीने की 15 तारीख आखिरी होती है। अब किसी ने 15 की नहीं भर पाया किसी कारणों से, वो 20 को भरा या 30 को भर दिया, तो जो डिले डेज हैं उस डिले डेज का ही उनको इंटरेस्ट और डैमेजेस देना पड़ेगा। ओके। लेकिन अगर वो प्रॉपर कंप्लायंस कर रहे हैं तो मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि डिपार्टमेंट की तरफ से उसको एक सिंगल लेटर भी इशू नहीं हुआ होगा कभी। हाँ, मतलब डर तो यही है कि एक सरकारी अधिकारी आके कहीं ब्लैकमेल ना करे, मतलब दैट इज द कॉमन फियर। देखिए शेखर जी, अगर आप कहीं गलत कर रहे हैं तो आपको डर होना चाहिए, डर रहेगा। लेकिन आपने कोई गलत नहीं किया है, आपके यहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं जो एलिजिबल हैं, 100 का 100 आप पीएफ से जमा कर रहे हैं, टाइमली कर रहे हैं, तो डर किस बात का होगा? करेक्ट, डर होने का ये नहीं। हाँ, लेकिन अगर 2000 लोग काम कर रहे हैं और आप 100 लोगों का पीएफ से भर रहे हैं तो डरना तो पड़ेगा और डर के रहना भी पड़ेगा। दैट्स करेक्ट। सो आज का कॉन्वर्सेशन तो आई होप सो सर अब काफ़ी हो गया है मेरी तरफ से। ईएसआईसी पीएफ को लेकर आपने जो चीज़ें मुझे बताई हैं मेरे व्यूअर्स के लिए भी बहुत अच्छी हैं और मेरे लिए भी बहुत अच्छी हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं हम, बताएं सर। वो एक होता है कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्लिगेशन। व्हाट इज़ दिस? एक कोई बड़ी कंपनी है, कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी, एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनके ऑन रोल 100 लोग हैं। फिर क्या होता है वहाँ पे दूसरी रिक्वायरमेंट भी होती है, एक होती है कैंटीन रिक्वायरमेंट, उनका कैंटीन होता है। फिर सिक्योरिटी एजेंसी होती है उनके यहाँ, फिर होती है हाउस कीपिंग वाले होते हैं। तो यूजुअली ये कंपनी क्या होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप हमें 6 लोग सिक्योरिटी के दें, 10 लोग हाउस कीपिंग के दें, कैंटीन आप चलाएं, हमारे प्रोवाइड करें फूड। और उस कंडीशन में क्या होता है, वो दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उस कंडीशन में एम्प्लॉयर की लायबिलिटी क्या है? उस कंडीशन में भी यस, अगर एम्प्लॉयर खुद पीएफ और ईएसआई में कवर है तो उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसके जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग और कैंटीन जो भी हो, उनको भी कंप्लायंस चेक करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्टर उनका कंप्लायंस नहीं कर रहा है, उनका कॉन्ट्रैक्टर कंप्लायंस नहीं कर रहा है, तो ये भी अल्टीमेट जवाबदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है। इट्स अ लॉ, इट्स अ लॉ। लेकिन इसमें एक रेमेडी और ट्रिब्यूनल ने कुछ साल पहले दी है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर इंडिपेंडेंटली पीएफ और ईएसआई में कवर है तो फिर आपकी डायरेक्ट लायबिलिटी नहीं है। ओके। हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट देते समय ये एश्योर करना है कि उसका पीएफ और ईएसआई रजिस्ट्रेशन है, उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ होना चाहिए। ओके ओके ओके। अगर इंडिपेंडेंटली वो कवर्ड है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर कवर नहीं है इंडिपेंडेंटली तो ये इज ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू सी द कंप्लायंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर आल्सो। ऐसी कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम भूल रहे हो शायद डिस्कस नहीं करी, आप बता दें। हो गया ऑलमोस्ट। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, मतलब काफ़ी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन रहा। इससे एक डिटेल्ड सेशन और हम रखेंगे सर जो कि एम्प्लॉइज से जुड़ा हुआ रहेगा प्योर, क्योंकि ईएसआईसी और पीएफ में एम्प्लॉइज को भी बहुत इन्फॉर्मेशन लगती है तरह तरह की। बड़ी प्रॉब्लम है सर, इसमें अवेयरनेस नहीं है अभी भी, खास करके हमारे एम्प्लॉइज़ को क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मैंने काफ़ी जगह देखा कि हमें नहीं चाहिए सब, पर जब हम जाके उनको बताते हैं कि ये बेनिफिट अवेलेबल है तो उसी टाइम कंसर्न करते हैं कि नहीं से हमें चाहिए।
हमें चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसका एक सेशन आपको करना है सर, मेरे साथ, मेरी कंपनी के लिए भी करना है। श्योरली श्योरली सर, है ना। और मैं मेरे चैनल की लिंक में जो आपने हमको एक ब्राउशर दिया है बेनिफिट्स का, ESIC और PF का, वो उसका लिंक डाल दूंगा। और साथ ही साथ आप सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम? यस, फेसबुक पे हूँ सर। हैं तो, और अगर किसी को आपको रीच करना हो इस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह की हेल्प के लिए, तो वो कहाँ रीच करें आपको? मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए आप। अच्छा ठीक है, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर मेरे कमेंट्स में डाल दूंगा, sure. वहाँ से वो आपका ले सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू शेखर जी, मज़ा आया। बाकी जाने से पहले सर, एक अगले गेस्ट के लिए एक क्वेश्चन, हमारे यहाँ एक शो का एक रिवाज है। रिवाज ये है कि अगले गेस्ट के लिए आप एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, जो अगला गेस्ट आएगा उसके लिए। तो क्या आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप उनसे? रिगार्ड किस संबंध में? एनी क्वेश्चन, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड पूछ सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड पूछ सकते हैं, रिलेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ऐसा तो मुझे कोई लगता, किस टाइप, कौन गेस्ट होगा नेक्स्ट गेस्ट सर मुझे नहीं पता एक्चुअली, सही बताऊँ तो। यही इसमें हमने एक मिस्ट्री रखी है। सब्जेक्ट ये 4 टॉपिक्स में आप पूछ सकते हैं सर। बिजनेस से रिलेटेड पूछ सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड पूछ सकते हैं, पर्सनल से रिलेटेड पूछ सकते हैं, या स्पिरिचुअलिटी, जो जनरल एक ह्यूमन। हेल्थ के हिसाब से मैं पूछना चाहूँगा सर कि जो मैंने अभी स्कीम बेनिफिट की दी है, बताई है ESI के बारे में, ऐसी कोई भी सिमिलर अगर कोई बेनिफिट इससे ज़्यादा मिलता हो कहीं भी, तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, इस आपकी ESIC से बेटर अगर कोई बेनिफिट मिलता हो तो ठीक है। पिछले गेस्ट का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं सर। पिछले गेस्ट का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ही आस्क्ड, ही वाज अ लॉयर एंड ही आस्क्ड कि जो वो लॉ से जुड़ा हुआ है, अगर आपको पता हो तो आप आंसर कीजिएगा। उनका कहना ये था कि प्रॉपर्टी के टाइटल्स को ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब उस प्रोफेशन से अगर रिलेटेड आपको नॉलेज है तो आप बता सकते हैं। प्रॉपर्टी के टाइटल को, हाँ, टाइटल को ठीक करने के लिए क्या क्या। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइटल क्लियर करने का एक ही रास्ता है, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रारी कर सकते हैं टाइटल क्लियर। ओके। और सिविल कोर्ट मेक क्लियर द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, करेक्ट। मतलब उनका कहना ये था, आपको जिस्ट बता दूं, वो पूछना ये चाह रहे थे कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी ओनरशिप की जो हायरार्की है वो प्रॉपर नहीं होती है। करेक्ट। तो परिवारों को क्या करना चाहिए जिससे कि ये हायरार्की प्रॉपर रहे और ये बैंकेबल रहे, क्योंकि बैंक्स ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ पे फंडिंग नहीं कर पाते ड्यू टू दिस। उसमें सबसे बेस्ट जो मेरा अनुभव है कि हर प्रॉपर्टी जो रियल ऑनर है उसको हमेशा, बहुत टाइम पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कि हमारी मृत्यु के लिए हम तैयार रहें। ओके। कि हम यहाँ बैठे हैं और कल हमारी मृत्यु हुई तो हमारे बाद वालों को क्या समस्या होगी, उसकी प्लानिंग हमें करना है। फाइनेंशियली प्लानिंग आप करते हैं, बच्चे की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, जमाते इकट्ठा, लेकिन ये प्लानिंग नहीं करते कि मेरी प्रॉपर्टी का कौन टाइटल किसको मिलेगा। तो हमेशा किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन काल में प्रॉपर समय में अपनी रजिस्टर्ड विल करा के रखनी चाहिए। अरे वाह सर आपको बताता हूँ मज़ेदार बात, यही चीज़, ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ रजिस्टर्ड में काम करते हैं, इंदौर के बड़े फेमस लॉयर हैं वो, और वो यही बोल के गए थे कि भाई कुछ मत करो, केवल एक रजिस्टर्ड विल कर लो। यस। वाह, आपने बहुत प्रिसाइज आंसर दिया सर, मज़ा आ गया अब अगला गेस्ट देखता हूँ आप कब कितना प्रिसाइज आंसर देते हैं मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक है, विच इज द मोर सुटेबल मेडिकल फैसिलिटी ESIC इन इंडिया। ESIC के अलावा कौन सी है? ESIC से बेटर कोई हेल्थ फैसिलिटी है तो बताएं। बस ठीक है, डन, मैं पूछूंगा सर जरूर, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू शेखर जी, बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया बात करके आपसे। नाइस ऑफ यू। थैंक यू।